शादी तो कभी जवानी में की थी। आसफा को याद था इसे अपनी शादी की कितनी खुशी थी। सारे घर से चोरी चोरी वो रातों को डाइजेस्ट में पड़े हुस्न को दो आतशा करने के टोटके चेहरे और हाथों पैरों पर आजमाती थी। वो गुदगुदाते एहसासात के पेश नज़र रातों की नींद गंवा बैठी थी। ख्यालात में पहरों शौहर को मुखातिब करने के अल्फाज सोचती थी। कभी जान, कभी जानी, कभी नाम और कभी एकदम सब रिजेक्ट। मैं इनसे पूछकर वही लफ्ज़ बोलूँगी जो वो कहेंगे। आईना देखती तो शर्मा जाती। बाप, भाई और बड़ी बहनों के सामने से कतराया करती थी कि इसके चेहरे के रंग देखकर ये ना जान लें इसे शादी की किस कदर खुशी है। इसे बनावटी उदासी दिखानी पड़ती थी। फिर उस शादी ने बनावटी उदासी मुस्तकिल हकीकी उदासी में ढल दी थी। नासिर मिडल ईस्ट में किसी कंपनी का मुलाजिम था। परदेस नौकरी करने वाले मर्दों का मसला ये है कि इन्हें घर से दूर जाकर अचानक ही वालदैन बहन भाइयों से एबनॉर्मल मोहब्बत हो जाती है। इन्हें अचानक पता चलता है कि बहनें दुनिया का सबसे मेहरबान रिश्ता है। भाई बाजू हैं, बाप सर का ताज और माँ के कदमों तले जन्नत है। बीवी जब दिल करके रियाल और दिरहम की बदौलत बदली जा सकती है, लेकिन वालदैन और बहन भाइयों का दुनिया में कोई मुतबादिल नहीं। चुनांचे नासिर इसी इतनी ही अहमियत देता था जितनी इसके घर वाले इजाज़त देते थे। हर 2 साल बाद वीज़ा रीन्यू करा के जब वो छुट्टी पर आता तो आसफा के दिनों के साथ साथ रातें भी इम्तहान बन जाती। सारा दिन दावती खाने और दावतें भुगता कर सास के पैर दबाकर मुस्कुराते चेहरे के साथ शौहर को भी खुश करना इसकी अव्वलीन ड्यूटी थी। हर बार नासिर की वापसी पर बांझपन के ताने सुनना सबसे दुश्वार मरहला था। इन 8 सालों में 16 बार इसने बाप और भाइयों से खुला का मुकदमा करने को कहा, लेकिन अब वह ऐसा बोझ थी जो बाप की छत उठा ना सकती थी। इसकी सिसकियों पर सब्र की तलकीन करते से वापस भेज दिया जाता। एक वक्त आया कि इसने मैके आना और शिकायतें करना ही छोड़ दी। तभी कुदरत ने इसके पैरों तले जन्नत लाने का फ़ैसला कर लिया। यह अलग बात है कि इस वक्त आने वाले बच्चे के बाप की चंद दिन बाद औलाद की खातिर दूसरी शादी थी। यूँ जो तलाक बर वक्त वो खुद ना ले सकी, सौकन और ससुराल ने मिलकर बेवक्ती से दिला दी। 6 माह की फरीहा के साथ मैकअप ससुराल से बढ़कर ससुराल बन चुका था। इस पर मुस्तजाद, इस पर लगा लेबल। ये तो जब से ब्याही थी तलाक लेने की बातें ही करती थी। अल्लाह ने इसकी ख्वाहिश पूरी की है। हालांकि इन्हीं घर वालों के कहने पर इसने आखिरी समझौता यानी इज़्ज़त नफ्स को चलकर दूसरी शादी के वक्त भी इसी घर में रहने का कहा था। पर इसका कोई समझौता किसी भाई भावज को याद ना रहा। बस इसका बार बार रोट कर मैके आना या खुला लेनी है का मुतालबा याद था। मैके ने ससुराल के रंग ढंग इसकी वापसी के फ़ौरन बाद ही अपना लिए थे। गुज़श्ता 6 सालों में अपनी 6 साला बच्ची की खातिर इसने जब जब अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, भाइयों की गैरत पर ताज़ियाना पड़ जाता। इतनी हिम्मत इसमें बहरहाल नहीं थी कि भाइयों के मुखालिफ जाकर कोई कदम उठाने की कोशिश करती। इसलिए वो मज़ीद झुकती गई, मज़ीद नौकर बनती गई, ताकि घर के मकीनों के दिल इन माँ बेटी के लिए तंग ना पड़ें। पर जो पहले ही तंग हो, इनका इलाज दुनिया में कोई दवा नहीं कर सकती। इसने 2-3 साल ये उम्मीद रखी थी कि कोई खुदा तरस मर्द का बच्चा इसे और इसकी बेटी को इज्जत से रुखसत करा लेगा। पर फरीहा के लिए आने वाले रिश्तों के दिल तंग पड़ जाते। एक मारे बांधे राजी हुआ तो आसफा ने फ़ौरन ही पहचान लिया कि ये लोग वक्ती तौर पर फरीहा को इसके साथ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद फरी को वापस ननिहाल भेजने का मुतालबा करेंगे। तब वो मजबूर होकर समझौता कर लेगी। इसलिए इसने ऐलान कर दिया कि वो शादी नहीं करेगी। लेकिन 38 साल की उम्र में दाऊद अहमद की मनकोहा बनना कातबे तकदीर के यहाँ तय था, सो होकर रहा। हालांकि भावजी अब इसकी रुखसती किसी तौलना चाहती थी। बारात, मेरा मतलब है वो लोग आ गए हैं। अदीला ने दुपट्टा खोलकर कूलर पंखे के आगे होकर ख़ुद को हवा लगानी चाहिए। देखा अदीला बाजी, आपको भी बारात कहते शर्म आ गई ना? इस उम्र की शादी को बारात नहीं कहते ना, बस कर हाजरा। ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, जिस उम्र में चाहे बारातें ला दे। बाजी, अल्लाह ने अकल भी तो दी है, सबको पता है। दाऊद बीवी नहीं अपने नौकरों के लिए हेड नौकर लेकर जा रहा है। कोई अक्लमंद तो नौकर बनना कबूल ना करता। आसफा इधर कौन सा मिनिस्टर लगी हुई है? बिरादरी में से किसी ने बलजस्ता इजाफा किया तो ज़बरदस्त कह कहा पड़ा। सियाने कहते हैं बेजोड़ शादी नहीं करनी चाहिए। वो पहली शादी की दफ़ा कहते हैं। इस बलजस्तगी पर एक बार फिर कह कहा पड़ा। दाऊद शुरू से ही बड़ा काबिल था। मिट्टी को हाथ लगाता तो सोना बन जाती थी।
बहिश्तन नौरीन भी इसकी टक्कर की थी। बड़ी लाइक फाइक समझदार औरत थी। मासी बशीरा ने आह भरी, मासी आसफ़ा की भी कोई खूबी गिन लो। आसफ़ा बड़े सब्र वाली है, अल्लाह इसके सब्र का अजर दे रहा है। मैं देख लूँ, निकाह के लिए आते होंगे। हाजरा को मासी की बात ज़रा ना भाई, इसलिए उठ खड़ी हुई। दूसरी तरफ दिल चीरती गुफ्तगू में मासी की बात पर आसफ़ा का दिल भर आया। बाजी आप जाएंगी दाऊद भाई और आसफ़ा के साथ? ना बहन, इतनी गर्मी में मैं यहाँ आ गई हूँ, बाज़ार में जलील हो ली हूँ, इतना ही काफ़ी है। तुमने जाना है तो चली जाओ। मिसबा ने साफ दामन बचाकर गेंद छोटी बहन के कोट में डाल दी। कौन सा वलीमा है जो भागे भागे शहर पहुँचे? अलबत्ता शाहिदा भाभी चाहें तो देवरानी का दुलनापा कटाने साथ चली जाएं। नादिया ने जानबूझकर शाहिदा को तंग किया। शाहिदा इस छेड़खानी को मुकम्मल समझ रही थी, इसलिए पर इक्तफ़ा कर लिया। ए हाजरा, मर्दों को तो कय्यूम ने एसी में बिठा दिया, हम औरतों के लिए मुँह खूं खूं करके शोर डालते, कूलर पंखी रह गए थे। एक दो विंडो एसी किराए पर ही मंगवा लेते। मिसबा ने बड़े होने का ठीक ठाक फ़ायदा उठाकर जले दिल की भड़ास निकाली। लेकिन खाना बहुत मज़े का था हाजरा आंटी। मिनाहिल ने माँ की बात की कड़वाहट ज़ाहिर करना चाहिए, यह सच भी था। कय्यूम ने खाना अपनी और दाऊद अहमद की हैसियत के ऐन शायान शान बनवाया था, जो किसी तौर 5 स्टार से कम ना था, लेकिन 50 को छूते दर्जा हरारत में ख़वातीन के लिए बस कूलर पंखे ही चलाए गए थे। मिसबा की बातें सुनो तुम। हालांकि यह और शाहिदा जो बरी बनाकर लाई हैं झोंपड़ी वालियों जैसे कपड़े हैं, तो पहन कर गर्मी दाने ना निकलवा देना, पड़े सड़ जाएं, पर पहनने की ज़रूरत नहीं, खुद ब्रांडे पहनती हैं। अदीला बाजी तैयारी हो गई? अदीला की चलती ज़ुबान कय्यूम ने बीच में ही रोक दी। आसफ़ा को ले आए रुखसती के लिए, दाऊद आ रहा है। जल्दी चादर ले लो आसफ़ा, एक तो तूने मुंह धो लिया, दुल्हन तो लग ही नहीं रही। इस वक्त वो दोनों बहनें कमरे में अकेली रह गई थीं। बाजी बहुत गर्मी है, रास्ते में पसीने से बुरा हाल हो जाना था। आसफ़ा मिनमिनाई। अच्छा तो ये लिपस्टिक पकड़ और ख़ुद लगा ले, सुहागन तो लगना चाहिए। वहाँ किसने देखना है? अलबत्ता इधर कोई आ गई तो बात बन जाएगी। आसफ़ा रुखसती से पहले ख़ुद सुर्खी पाउडर लगाती फिर रही थी। कोई नहीं आता तो जल्दी लगा। सारी दाऊद को देख रही हैं, वहाँ कोई देखे ना देखे, दाऊद तो देखेगा। किसी की बातों पर दिल कर लेने की ज़रूरत नहीं। सड़कर सुआ हुई फिर रही हैं, इसलिए सारी सड़ी बातें कर रही हैं। बहन की बातों पर सर हिलाकर लिपस्टिक लगाकर चादर ओढ़कर खड़ी हो गई। बाजी फरी का बहुत ख्याल रखना, इसे मालूम था बेटी से जुदाई आर्जी है, पर इतनी मुश्किल है यह पता चल रहा था। गाड़ी में बैठते दाऊद पर ज़रा सी नज़र पड़ी। सफ़ेद कॉटन का सूट, सियाह खेड़ी नज़र आई, चेहरा नहीं। एन इसी वक्त कहीं से फरी रोती चिल्लाती भागती इसकी तरफ की शीशे से लग गई। मम्मा मैंने भी जाना है। अदीला बाजी से खींच रही थी। दाऊद दरवाज़ा खोलकर फिर से बाहर निकले। फरीहा है, आसफ़ा के साथ जाने की ज़िद कर रही है। इसी वक्त अदीला के लिए फरीहा का वजूद शर्मिंदगी का सबब था। शर्मिंदगी का सबब था और मुखालफिन के लिए तमस्खुर का। बच्चे वाली औरत से शादी का यही नतीजा होना था। अब भुगते दाऊद। ढलते सूरज की अव्वलीन लाली में मिसबा भी गुस्से से लाल भभौका हो चुकी थी। 3 दिन से आप मेरे वावेले पर मुझे बेइज्जत करके बिठा देते हैं। अब देखा आपकी बहनें भी राज़ी नहीं हैं। शाहिदा ने सऊद अहमद के कान में जहरीली सरगोशी की। तुम औरतों का तो दिमाग ख़राब है, आपकी बहनों का भी। हाँ उनका भी। 100 बारी बता चुका हूँ, दाऊद अपने नौकर की वजह से बेहद परेशान था। बस फिर से वही किस्सा ना शुरू कर देना। अब तो सारे पिंड को खबर हो गई है, दाऊद अपने घर के नौकरों की निगरानी के लिए आसफ़ा से शादी कर रहा है। सारे पिंड को बताया किसने? तुम औरतों के पेट में कोई बात टिकती है? नहीं, कोई नहीं टिकती। आयशा के पापा, सारा कसूर आपका है। आप हामी ना भरते तो दाऊद ने कभी आसफ़ा से शादी का नहीं कहना था। मैं कौन सी कसम खाऊं तुम्हें यकीन आ जाए, आसफ़ा का नाम मैंने नहीं, दाऊद ने खुद लिया था। मैंने अपनी आयशा का जाजिब से सोचा हुआ था, सारी सोचों पर पानी फेर दिया आपने। शायदा निकाह दाऊद का हुआ है, जाजिब का नहीं। सऊद अहमद अब आजिज़ आ चुके थे। यही तो मसला है। अब ये सोच पूरी नहीं हो सकेगी। सब आसफ़ा के ज़रिए गेमें खेल लेंगे। खेल लें गेमें, मैंने अपनी बेटी की शादी जाजिब से करनी ही नहीं है। पाँव पटक कर एहतजाज करके दाऊद और अदीला की तरफ आ गए, जो अभी तक फरीहा के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। 3-4 दिन तक हम खुद छोड़ाएंगे, बच्ची है समझती नहीं।
बाजी जैसी रो रही है, इतनी गर्मी में बेहोश हो जाएगी, इसको जल्दी अंदर गाड़ी में बिठाएं। फिर उन्होंने खुद ही गेट खोल कर बिठा दिया। अब वो गेट पकड़े मुंतज़िर थे कि अदीला भी बैठे। दाऊद, मैं नहीं जा रही, मेरी सेहत ही इजाज़त नहीं देती, बदस्तूर शर्मिंदा थी। बाजी फरी के कपड़े तो साथ दे दें। आसफ़ा को ना चाहते भी बोलना पड़ा। दोनों घरों की ख़वातीन नाराज़ हैं, इसलिए कोई भी साथ नहीं जा रही। हाँ, डॉक्टर से शादी की होती तो सऊद अहमद ने भाई से मिलते हुए सरगोशी भी कर डाली। उन्होंने सुनकर ड्राइवर को इशारा किया, वो फ़ौरन बाहर निकला। तुम मुनीर साहब के साथ चले जाओ, मैं खुद ड्राइव करूँगा। ड्राइविंग सीट पर बैठकर उन्होंने सबको अलविदाई सलाम किया। एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाया तो गाड़ी गेट से बाहर निकलती चली गई। गेट से बाहर निकलते ही उन्होंने जाजिब के पास ब्रेक लगाई थी। आ जाओ पापा, मैं तुम्हारी वजह से ड्राइविंग सीट पर हूँ। जाजिब ने इनकार छोड़कर फ्रंट सीट संभाल ली तो उन्होंने स्पीड बढ़ा दी। दूर किसी मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हो रही थी। फरी, उठो, घर आ गया। खैरू बाबा ने भाग कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो इसकी बीवी भी पास चली आई। आसफ़ा फरी के साथ बाहर निकली तो दाऊद अहमद डिग्गी से सामान निकालकर अंदर पहुंचाने की हदायत कर रहे थे। वो घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़े तो खैरू बाबा की बीवी के हम कदम चलते हुए लाउंज में दाखिल हो गई। खुशगवार ठंडक ने इस्तकबाल किया। फरी हाथ छुड़ाकर भाग कर एक सोफ़े पर लेट गई कि बीमारी से अभी उठी थी, जल्दी थक जाती थी, ऊपर से गाड़ी में सो भी गई थी। जाजिब और दाऊद अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। ड्राइवर रफ़ाकत अटैची केस दाऊद के कमरे में ले गया। मैं खैर दीन हूँ बेगम साहिबा, सब मुझे खैरू बाबा कहते हैं। 20 साल से साहब के साथ हूँ। आसफ़ा ने खाली ग्लास ट्रे में रखा तो बाबा खैरू तारुफ कराने लगा। ये मेरी घरवाली है और वो मेरा नवासा। 19-20 साल के लड़के ने हाथ माथे तक ले जाकर सलाम किया। आसफ़ा को अंदाज़ा था कि वो दुल्हन नहीं है, पर घर में दाखिल होते लाउंज में बैठना पड़ेगा, इसका अंदाज़ा नहीं था। हालांकि इसका दिल कर रहा था फटाफट बाथरूम में जाए, नहाकर कोई हल्का सा शलवार कमीज़ पहने और कड़क चाय पिए। इसके चेहरे पर जाने क्या था जो फ़ौरन इसे कमरे में पहुंचाने की ऑफ़र कर ही डाली। बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चलती वो इसी कमरे में दाखिल हो गई जहां कुछ वक्त पहले दाऊद गए थे। मलगी रोशनी और लाउंज से भी ज़्यादा एसी कूलिंग लिए वह नहायत शानदार ख्वाबगाह थी। इससे भी पहले भागकर जहाज़ी साइज़ बेड पर औंधी लेटने वाली इसकी बेटी फरीहा थी। आसफ़ा का रहा सहा एतमाद भी जाता रहा। बाल बनाते दाऊद ने ड्रेसिंग टेबल के शीशे से इसे जंप लगाकर बेड पर चढ़ते फिर औंधा लेटते देखा। गुज़श्ता 5 दिन से वो शदीद अजियत में थे। इतने सालों बाद किसी और के बच्चे को यूँ दनदनाते अपने बेड पर छलांगे लगाते देखना एहसासात को मज़ीद बेकरार मुल्तश कर गया। वो कंघी मेज़ पर डालकर कमरे से निकल गए। आसफ़ा ने मुलाजिम औरत की वजह से फरीहा को टोकने का इरादा मुलतवी कर दिया। बीबी जी, आज के दिन आपके साथ किसी औरत को आना चाहिए था। नई जगह ज़रा आसानी रहती है। बेगम साहिबा के बाद साहब औरत मुलाजिम नहीं रखते। सारे मर्द थे, अब 2 भगा दिए, इनकी जगह मेरा नवासा मुदस्सर रख लिया है। खैरू और ड्राइवर रफ़ाकत बहुत पुराने मुलाजिम हैं। मैं तो जोड़ों की मरीज़ा हूँ, कभी कभी चक्कर लगाती हूँ। आज भी आपकी शादी की वजह से आई हूँ। आप नहा लें, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। नहीं शुक्रिया, तुम जाओ, मैं ख़ुद निकाल लेती हूँ। इसके जाने के बाद वो फरी की तरफ आई तो वो मलगजी रोशनी और आरामदेह बेड पाते ही सो भी चुकी थी। आसफ़ा ने अटैची खोलकर मैकी की तरफ का लॉन का सूट निकाला और इस्त्री का ख्याल किए बिना लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। हल्का फुल्का शलवार कमीज़ पहनकर इसे अपना पुरसकून होता महसूस हुआ। कमरे में फरी के सिवा कोई नहीं था। हाथों से बाल संवार कर सर पर दुपट्टा लिए बेड के किनारे पर टिक गई। फरी को लाउंज में तो सुला नहीं सकती, इनके बेडरूम में सुलाना बिल्कुल गलत है। या अल्लाह, क्या करूं? अदीला बाजी क्या था जो आप ही साथ आ जाती। दिल कड़ा के करके दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। लाउंज में हू का आलम था। इतनी शदीद खामोशी और तन्हाई वो वहशत ज़दा सी खड़ी देखती रही। कुछ ना समझ आने पर आंसू पीती वापस कमरे में चलती। वहशत दिल से घबरा कर स्टडी से सिगरेट का पैकेट लाइटर उठाकर वो ऊपर छत पर चले आए। टहलते हुए सिगरेट पर सिगरेट फूंकते उनकी नज़र अचानक ही नीचे गई तो जाजिब कंधे पर बैग लटकाए दूसरे हाथ से मोबाइल इस्तेमाल करता बैरूनी गेट की तरफ जा रहा था। जाजिब,
बेसाख्ता पुकारे। इसने पीछे पलट कर देखा, गर्दन ऊंची करके ऊपर टेरेस को देखा जहां बाप खड़ा था। रुको। सिगरेट पैरों तले मसल कर वो 3-3 सीढ़ियां फलांगते इतनी तेज़ी से उसके पास पहुंचे जैसे ज़रा सी देर लगी तो जाजिब भाप बनकर फ़ज़ा में तहलील हो जाएगा। पापा, आप अपने बेडरूम में नहीं थे? हैरत से पूछ रहा था। तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अनजाने खदशात उनके जहन में सरसरा रहे थे। बाप की शादी की वजह से घर से कराची भाग कर जाने वाला इश्तियाक और फिर कभी ना मिलने वाला इश्तियाक उनके सामने खड़ा था। सीने में दहकती आग एक बार फिर भांबड़ की शक्ल अख्तियार कर गई। पापा, हॉस्टल जा रहा हूँ, काशी पिक करने आ रहा है। जो आज हुआ है, मेरा मतलब मैंने जो शादी की है, दिल कड़ा करके लफ्ज़ शादी मुँह से निकाल ही दिया। इस वजह से जा रहे हो? नहीं, फीकी मुस्कुराहट। इसकी ज़ुबान की लड़खड़ाहट ने उन पर बेटे का पोल तो खोल ही दिया था। एकदम जज्बात उनके कंट्रोल से बाहर हो गए। उन्होंने खींच कर अपने जवान होते बेटे को सीने में भींच लिया। उनकी इस शदीद मोहब्बत भरी अलगार से जाजिब का बैग नीचे पुख्ता रविश पर गिर गया। जाजी, मुझे बताना नहीं आता, तुम्हें मालूम होगा तो मेरी ज़िंदगी का कुल असासा, मेरी पहली और आखिरी तरजीह। आई नो पापा। नौउमर जाजी बाप के मजबूत बाजों की शदीद गिरफ्त में कुसमसाया। ये निकाह मेरी मजबूरी बन गया था। मेरा यकीन करो, मैं लूज़ करैक्टर या लज्जत नफ्स का मारा नहीं हूँ। गुनाह सवाब पर भी मेरा ईमान पुख्ता है। तुम्हारी मामा के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार चुका हूँ। इसके बाद मेरा दामन हज़ार तरगीब देती बलाओं में रहते हुए भी साफ़ है, मुझे अच्छी तरह मालूम है। चंद सालों बाद तुम्हारी शादी का वक्त है। ऐसे में घर में मेरा अपनी बीवी लाना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ। यकीन रखो, मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के सामने कभी भी मज़ीद शर्मिंदा नहीं होने दूँगा। इसके कान में जज्बात से लबरेज सरगोशी की। प्लीज़ घर में रहो। पापा, आप मेरी पसलियाँ तोड़ देंगे। अब के इसने गिरफ्त लूज करवाने के लिए बाप के बाजों के मसल्स पर हाथ रखे। लेट मी गो, काशी वेट कर रहा है। नेक्स्ट वीक छुट्टियाँ हो रही हैं, मैं फिर घर पर ही रहूँगा, प्रॉमिस। उन्होंने छोड़ा तो बैग उठाकर अल्लाह हाफिज़ कहकर गेट की तरफ बढ़ गया। मुंतज़िर और शर्मिंदा बेसकून रात गुजार कर वो बाहर लाउंज में आ बैठी। इस शानदार बेडरूम के मालिक ने खुदा मालूम कहाँ रात गुजारी थी। फारिग बैठने की आदत ना थी। यहाँ तो हवन्नकों की तरह बैठना अजीब लग रहा था। इसीलिए जब मुदस्सर इसकी नानी किचन में आए तो फरीहा को चुप करके वहीं बैठे रहने की हदायत करके वो भी किचन में आ गई। अपने लिए अपनी पसंद की कड़क चाय का कप लिए वापस सोफे पर बैठी तो इसे दाऊद बेडरूम में जाता नजर आया। इसे पीछे जाना मुनासिब नहीं लगा। ठोस बन के बैठी रही। इसके सामने मुदस्सर नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाता रहा। फिर वो बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक देकर इत्तला दे आया कि नाश्ता तैयार है। मम्मा, मैंने सारा घर देख लिया है। बहुत बहुत प्यारा घर है। फरी माथे से बाल हटाती लाउंज में दाखिल हो रही थी। मैंने कहा था यहीं बैठी रहना, लेकिन तुम। मम्मा, घर भी तो देखना था ना। वो ठनकी, ये हमारा घर है। आसफा को फौरी तौर पर कोई जवाब न सोचा तो बच्ची ने वही सवाल दूसरी तरह से किया। मम्मा, क्या अब हम यहीं रहेंगे? जी। ये हाथ उठाकर वो खुशी से गोल गोल घूमती बेडरूम से निकलते दाऊद की टांगों से टकराई। वो फ़ौरन न थाम लेते तो फरी गिर जाती। फरी, क्या करती हो, अभी चोट लग जाती। बच्ची माँ की सुने बगैर खुशी मनाती रही। रात इसे अपने बेड पर लेटे देखा था। सुबह सारा घर छानते और अभी गिरने से बचाया था। बहुत साल पहले जब जाजिब का बचपन था, इन्हें तब की सब बातें भूल चुकी थीं। या शायद जाजिब ऐसा बच्चा नहीं था। इन्हें सिर्फ खामोशी याद थी, मुकम्मल खामोशी, तन्हाई और सुकून। सुकून तो जैसे इस घर का लाजमी हिस्सा था। ये बच्ची इन तीनों का उलट थी, हलचल पसंद, एक्टिव, एनर्जेटिक। खामोशी और सुकून की इतनी आदत है कि मुझे सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। जाजिब को तो सख्त बुरा लगेगा। इसे इस बच्ची पर गुस्सा आएगा और फिर आसफा पर और इस बेसकूनी को घर लाने वाले यानी मुझ पर। दुखता सर और भारी दिमाग कुछ मज़ीद भारी हो गया। बेगम जी, आ जाएं, नाश्ता कर लें, मुलाजिम ने पुकारा। आ जाएं प्लीज़। उन्होंने भी मारे बांधे बिना भूख प्लेट सामने रखते आवाज़ दी थी। बेहद ज़रूरी मीटिंग है, कैंसिल नहीं हो सकती, इसलिए जाना पड़ेगा। यतीम खाने और मदरसे भिजवाने के लिए खाने का आर्डर में दे चुका हूँ। कईयूम लोग और भाई वगैरह शायद आएँ, इसलिए कैटरिंग वाले घर भी खाना पहुँचा देंगे। वैसे मैं उनसे पहले ही घर आ जाऊँगा। जी ठीक है। वो
जाजिब नाश्ता नहीं करेगा क्या? जाजिब के जिक्र पर दाऊद अहमद ज़रा सा सर उठाकर देखा, जैसे इसका सवाल बहुत मुश्किल हो। फिर समझकर जवाब दिया, जाजिब घर में नहीं है, वो रात हॉस्टल चला गया था। आसफ़ा का दिल क्या पूछे आप कहाँ चले गए थे, लेकिन वो चले गए। फरी को मुदस्सर ने कार्टून लगा दिए। आसफ़ा सोई जागी कैफियत में उनके शानदार बेडरूम के आरामदेह बेड पर निस्बतन आज़ादी से लेटकर परेशान होती रही। ज़िंदगी के इस ख़तरनाक यू टर्न को अपने और अपनी बेटी और दाऊद और इसके बेटे के हक़ में बेहतर होने की दुआएं मांगते जाने कब आँख लगी इसे जगाने वाली फरी थी। मम्मा, बहुत तेज़ आंधी आई है। आंधी आई है? वो हैरान होकर उठी। क्लॉक ने बताया 4 घंटे मुसलसल सोई हो। बाहर निकली तो मुदस्सर भाग भाग कर खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर रहा था। बेमसरफ सोफे पर बैठी रही। आंधी चलती रही। चलती आंधी में कय्यूम, हाजरा, सऊद अहमद आए थे। बाकी लोग नहीं आए। इसे दाऊद अहमद के अंदाजे से लगा था काफ़ी सारे लोग होंगे, पर गर्दालूद आसमान बता रहा था बारिश या आंधी आएगी, इसलिए सब घर के काम धंधे देखने के लिए रुक गईं। बेकार मौसम काम भी तो बिगाड़ देता है, हाजरा ने जवाब दिया। वलीमे का खाना पता नहीं यतीम खाने पहुँचाया नहीं, पहुँच गया होगा। उनका रोज़ का काम है, कोताही नहीं करते। घर में तो ज़रा तब्दीली नहीं की, बिल्कुल वैसी सेटिंग है जैसे नौरीन की थी। चलो अब तुम अपनी पसंद से कर लेना। हाजरा तनकीदी नज़रों से इर्द गिर्द देख रही थी। ये जाजिब भी नज़र नहीं आ रहा। आसफ़ा को लगा इस सवाल पर खामोशी तोड़नी चाहिए। किसी दोस्त के साथ बाहर निकला है, लगता है आंधी की वजह से कहीं रुक गए हैं। अच्छा, इस चलाकों को देखो, एक ही दिन में यूँ फिर रही है जैसे सदा की यहाँ रहती हो। अब तोपों के दहाने फरी की तरफ हो गए। मुदस्सर और रिफाकत खाने के पतीले किचन में लाने लगे तो सबकी तवज्जो उधर हो गई। फिर अगले कुछ मिनटों बाद मुदस्सर ने इन्हें खाने की मेज़ पर बुला लिया। मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए भाईजान आप खाना शुरू करें, मेरा इंतज़ार ना करें। सऊद अहमद आदतन फ़ोन लाउड स्पीकर पर लगाकर भाई से बात कर रहे थे। आंधी की क्या सूरत हाल है? बारिश होने वाली है, गल छट जाएगी। चलें आप लोग खाना खाएं। तुम हमारे साथ चलोगी या दाऊद भाई के साथ आओगी? वो रस्म है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। हाजरा ने आसफ़ा से पूछा। घर की बात है हाजरा, इसमें कौन सी रस्में देखनी, जब दिल करेगा दाऊद के साथ आ जाएगी। क्या कहती हो आसफ़ा, या फिर उदास हो गई हो तो चलो। सऊद अहमद मुस्कुराए थे। नहीं भाईजान, अभी कल ही तो आई हूँ, उदास क्या होना। वो भी मुस्कुरा दी तो उन्होंने सर पे हाथ रखा। आबाद रहो। जाते जाते कईयों से 5,000 का नोट ज़बरदस्ती पकड़ा गया। दाऊद को मेरा सलाम कहना, बताना, काफ़ी इंतज़ार किया। ठीक है कयूम भाई, बता दूंगी। अब दाऊद को कब्ज़े में कर लेना। मलंगनी बनी ना फिरती रहना। तेरी नंदे ख़ास खुश नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी दाऊद को मुट्ठी में कर सकती हो कर लो। जासी भी बड़ा फुप्पियों के हत्थे चढ़ा फिर रहा था। दाऊद तेरी तरफ हुआ तो किसी फुप्पी भतीजे की गठजोड़ तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। हाजरा सरगोशियाँ करके रवाना हो गई तो इसने गहरी सांस लेकर ख़ुद को नॉर्मल किया। फिर भी सुकून ना आया तो नया सूट हाथ में पकड़कर शावर लेने चली गई। जब वो बाल तौलिया में लपेटे बाहर निकली तो फरी बेड पर अपने और इसके कपड़े बखेरे बैठी थी। मम्मा, मैंने भी नहाना करनी है। फरी दाऊद साहब का ही बेड ख़राब करे, इन्हीं का वाशरूम इस्तेमाल करे, ये ठीक नहीं है। मुझे अपने और फरी के लिए कोई दूसरा कमरा देखना ही चाहिए। फिर अपनी सोच के मुताबिक इसने दाऊद के बेडरूम के दाईं तरफ का कमरा मुंतखब करके अपना सामान वहाँ रखा। फरी को नहाने के लिए वाशरूम भेजा और ख़ुद बाल सुलझाने लगी। बेगम जी, ज़रा किचन में आकर खाना तो देख लें। मुझे शर्म तो बहुत आ रही है, आप तो दुल्हन हैं पर मालकन भी हैं, इसलिए आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है। खैरू बाबा की बीवी की इतनी लंबी तमहीद पर वो दुपट्टा कंधे पर डालकर कमरे से निकल आई। ये देखें जी, खाना बहुत ज़्यादा है, फ्रिज में भी रखें तो बासी खाना साहब जी नहीं खाते। वैसे भी जितनी गर्मी है जायका बदल जाएगा जी। ये तो काफ़ी ज़्यादा खाना है, फ्रिज में क्यों रखना? फिर आप बता दें। आप लोगों ने अपने लिए निकाल लिया? हमने खा लिया है जी। अपने घर वालों के लिए निकाल लिया? नहीं जी। ऐसा करो, लाउंज में कोई चटाई बिछा कर पतीले इधर ले आओ, मैं खाना खुद निकालती हूँ। गीले बालों में किचन की गर्मी से पसीना ना आ जाए, इसलिए वो लाउंज में उखड़ो बैठकर दावती खाना मुख्तलिफ बर्तनों में निकालने लगी। दाएं बाएं और सामने वाले 1-2 हमसायों को भेजने के बाद मुलाजमों के घर के लिए निकालने लगी।